हेलो एवरीवन। हम इससे पहले भारत के जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन किए। इससे पहले 3 वीडियो जारी हो चुका है, ठीक है। अब हम आज के क्लास में जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य और सिक्किम, तो इस तरह से 8 राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से राज्य है बताया जाएगा। और उसके अलावा सिक्किम यानी 7 सिस्टर्स +1 के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो इन 8 राज्यों के बारे में आज के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सिक्किम से, ठीक है। सिक्किम जो कि उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी राज्य है, ठीक है। यह हिमालय पर्वत पर स्थित है। हिमालय पर्वत का विस्तार यहाँ पर है, ठीक है, सिक्किम में। और इसका अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। तो सिक्किम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे सिक्किम का क्षेत्रफल। सिक्किम एक छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मात्र 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सिक्किम। ऐसे देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? गोवा, ठीक है। और गोवा, उसके ऊपर कौन है? सिक्किम। सिक्किम के ऊपर त्रिपुरा, यानी सबसे छोटा गोवा, उसके बाद दूसरा सबसे छोटा सिक्किम, तीसरा सबसे छोटा त्रिपुरा, चौथा सबसे छोटा कौन सा है? चौथा सबसे छोटा है नागालैंड। तो इस तरह से इसी क्रम में अगर हम सबसे छोटे राज्यों के बारे में देखेंगे तो इस तरह से वो बनता है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये सबसे छोटे 4 राज्य हैं, ठीक है। तो सिक्किम जिसका क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6,10,577, 2011 के जनगणना के अनुसार 6,10,577 कुल जनसंख्या है। इसका स्थापना, सिक्किम का स्थापना जो हुआ है राज्य के रूप में 1975 को हुआ है, ठीक है। 1975 को सिक्किम की स्थापना। सिक्किम में कौन कौन सी भाषाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश, लेप्चा, भूटिया एवं नेपाली, ठीक है। इंग्लिश, लेप्चा, भूटिया एवं नेपाली, इन भाषाओं का प्रयोग सिक्किम में मुख्य रूप से किया जाता है। सिक्किम के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। सिक्किम की राजधानी गंगटोक जो है एक महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी भी है, ठीक है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटन करने के लिए भी जाते हैं देश विदेश से पर्यटक। यह सिक्किम की राजधानी है, प्रशासनिक केंद्र है। इसके अलावा सिक्किम में बहने वाली मुख्य नदी जो है वो तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी सिक्किम से फिर वो वेस्ट बंगाल में चली जाती है, ठीक है, तीस्ता नदी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सिक्किम में, यहाँ पर हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची जो श्रृंखला है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, यहाँ पर एक बहुत ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर, ठीक है, 8,598 मीटर, 8,598 मीटर यह कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा पीक की कुल ऊंचाई है। और यह दुनिया के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। रिमेंबर वन थिंग, दुनिया के तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नंबर 1 कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नंबर 2 माउंट K2, देख चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। जब उच्चावाच वाले पार्ट देखेंगे तो फिर से यह रिपीट होगा, ठीक है। और तीसरे स्थान पर है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, ठीक है, K2, और उसके बाद फिर कंचनजंगा। तो इस तरह से ये 3 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इन तथ्यों को याद रखना है, ठीक है। सिक्किम के पड़ोसी यदि हम देखते हैं तो भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहाँ पर पड़ता है। सिक्किम का पड़ोसी नेपाल, ठीक है, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान। तो सिक्किम भी 3 देशों को संपर्क करने वाला एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, इससे पहले हम देख भी चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान की सीमा को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल, एक तो पश्चिम बंगाल नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश भी है लद्दाख, ये भी 3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। लद्दाख कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा को स्पर्श करती है। तो लद्दाख,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 ऐसे राज्य हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो नेपाल पश्चिम में, उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इनकी सीमाएं चीन के साथ सिक्किम के साथ स्पर्श करती है। तो सिक्किम के ये पड़ोसी हो गए। अब सिक्किम के बाद फिर अब आगे अगला राज्य देखते हैं जो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य है असम, ठीक है। असम जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या है असम का। ऐसे पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश है, किंतु जनसंख्या में असम है, ठीक है। इस तथ्य को याद रखना है। असम, इसे पूर्वोत्तर भारत की प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। असम को पूर्वोत्तर भारत की प्रहरी, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है असम को। तो असम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ करेक्शन है, 78,438 वर्ग किलोमीटर, 78,438 स्क्वायर किलोमीटर असम का टोटल एरिया। पॉपुलेशन असम का पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक बताया गया है पहले ही, 3,11,69,272। असम का कुल जनसंख्या 3,11,69,272 2011 के जनगणना के अनुसार, 3,11,69,272 एज पर 2011 सेंसस। असम का स्थापना कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को, यानी भारत का संविधान जिस दिन लागू किया गया उसी दिन असम का स्थापना किया गया है एक राज्य के रूप में, ठीक है। 26 जनवरी 1950, जनवरी 26, 1950 को, ठीक है। असम में बोले जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं जो हैं असमिया, बोडो और कार्बी, ये कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। असमिया, बोडो एवं कार्बी, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है असम में, ठीक है। अन्य तथ्यों में देखेंगे असम की मुख्य नदी जो है, सबसे महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी। असम की सबसे महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर से होता है। जब नदी वाला पार्ट देखेंगे अपवाह तंत्र, तब इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। तो मानसरोवर झील के पास में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यह सबसे पहले तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो, ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गार्ज क्या होता है? पहाड़ी के बीच में एक सकरी और गहरी घाटी होती है, ठीक है। पहाड़ियों के बीच में एक सकरी और गहरी घाटी होती है, काफ़ी गहरी घाटी। तो इसी काफ़ी गहरी घाटी जो यू आकार की होती है, ठीक है, इस तरह से उसका जो कगार होते हैं, एस्कारपमेंट कगार, वो एकदम सीधा आई आकार में होते हैं, ठीक है, आई आकार में होते हैं। करेक्शन है, यू आकार नहीं, आई आकार में वो घाटी होती है और काफ़ी गहरी घाटी होती है। इसी बहुत ही गहरी घाटी जिसे गॉर्ज कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ही एक गॉर्ज यहाँ पर है, दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज से सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और यह यहाँ पर दिहांग नदी के रूप में बहती है और जब असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही चौड़ी और लंबाई में बहुत ही लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी में से एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और चौड़ाई बहुत ही अधिक है और इसका जल धारण क्षमता भी बहुत ही अधिक है, क्योंकि इस पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होता है और हिमालय पर्वत से भी बर्फ़ पिघलते हैं गर्मी के दिनों में। तो सदा वाहिनी नदी है, साल भर बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पर बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा पानी बहती है। आए दिन ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में बाढ़ आता रहता है, ठीक है। अभी वर्तमान समय में भी असम में बाढ़ आया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। बारिश के दिनों में 50-60 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है। उसका अगला छोर बहुत ही धुंधला या फिर कहीं कहीं दिखाई भी नहीं देता, इतनी चौड़ी हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहते हुए आगे जाकर के धुबरी के पास में, असम का धुबरी शहर, यहाँ पर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे जमुना नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। तो असम का नाम ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है वो परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तिब्बत में उसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या ब्रह्मपुत्र दोनों ही कहा जाता है,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी, अब बांग्लादेश में उसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य नदियों में देखेंगे जो असम में बहती हैं, मानस नदी। मानस नदी जो है एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, जो भूटान से आगे असम में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। और अन्य नदियों में देखेंगे लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिबांग नदी, ठीक है, दिबांग नदी, लोहित नदी, ये कुछ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नदियां। एक और नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है असम में। यह नदी है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी, ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में, नदी के बीच में नदी द्वीप बन गया है। नदी के द्वारा जो गाद लाया जाता है, ठीक है, गाद के लगातार जमाव होने की वजह से नदी के बीच में बहुत सारे द्वीप्स बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं, बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं। तो ऐसा ही एक द्वीप है माजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक नदी द्वीप बन गया है, ठीक है, नदी के गाद के लगातार जमाव होने के कारण यहाँ पर एक विशाल नदी द्वीप बन गया है जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, यह असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में द्वीप बना हुआ है। ठीक है, अन्य तथ्यों में देखेंगे असम के कुछ महत्वपूर्ण नगर, गुवाहाटी जो असम का सबसे बड़ा नगर है, व्यापारिक केंद्र है, ठीक है, औद्योगिक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है गुवाहाटी। उसके अलावा दिसपुर, गुवाहाटी के पास में ही दिसपुर जो कि असम की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी। अन्य शहरों में, बड़े शहरों में सिलचर है, ठीक है, जो कि असम के दक्षिणी भाग में स्थित सिलचर। उसके अलावा डिब्रूगढ़ है, ठीक है, डिगबोई है। डिगबोई का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्खनन जो हुआ है वो डिगबोई में हुआ है। ठीक है, तो ये डिब्रूगढ़, डिगबोई, ठीक है। अन्य शहरों में नहरकाटिया है, तिनसुकिया है, कई महत्वपूर्ण नगर हैं जो असम में स्थित हैं। ठीक है, अब देखेंगे असम में कृषि कार्य। असम ब्रह्मपुत्र के कछारी क्षेत्र में आता है, ठीक है, समतल मैदानी भाग भी है और पहाड़ी क्षेत्र दोनों हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृषि की विविधता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक फसल है चाय। ठीक है, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में बागानी कृषि के रूप में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रूप में चाय का उत्पादन किया जाता है। अब भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में ही किया जाता है। ठीक है, तो चाय एक महत्वपूर्ण यहाँ की कृषि फसल। ठीक है, अन्य फसलों में चावल का उत्पादन किया जाता है ब्रह्मपुत्र के कछारी क्षेत्रों में, और उसके अलावा यहाँ पर चावल के अलावा जूट की खेती भी की जाती है। फलों का उत्पादन किया जाता है, खास करके पाइनएप्पल यानी अनानास, ठीक है, और कई अन्य महत्वपूर्ण फलों का भी उत्पादन किया जाता है। खनिज में यदि देखा जाए तो असम में मुख्य रूप से पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। असम के ब्रह्मपुत्र के जो ऊपरी घाटी है, ब्रह्मपुत्र की ऊपरी घाटी, जहाँ पर डिब्रूगढ़, डिगबोई, ठीक है, तिनसुकिया, इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है और यह भारत के प्राचीनतम यानी सबसे पुराना पेट्रोलियम का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वो असम का पेट्रोलियम के लिए महत्वपूर्ण है। कोयला इत्यादि भी यहाँ पर प्राप्त किया जाता है खनिज के रूप में। ठीक है, औद्योगिक विकास अगर देखते हैं तो असम में खास करके पेट्रोलियम रिफाइनरी सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, मुख्य इंडस्ट्री है पेट्रोलियम रिफाइनरी। और उसके अलावा टी प्रोसेसिंग कार्य भी किया जाता है, चाय का प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है, तो ये कृषि आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पे आधारित उद्योग यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। ठीक है, असम के यदि पड़ोसी देखते हैं तो इसके पड़ोस में बहुत सारे राज्य आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी भारत की है, ठीक है, असम राज्य में, और साथ ही साथ कई राज्यों के साथ भी इसका पड़ोसी सीमा है। ठीक है, देखते हैं क्रम से। असम के पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग जो है, विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग, ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में पड़ता है, वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग। और असम के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बंगाल। असम के उत्तर पश्चिम में भूटान देश स्थित है। ठीक है, असम के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह से आगे देखते हैं असम के और पड़ोसी, असम के पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण पूर्व में मिजोरम। ठीक है, दक्षिण में कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। असम के दक्षिण में त्रिपुरा एवं मेघालय। ठीक है, तो इन राज्यों के साथ असम की सीमा स्पर्श करती है।
यहाँ पर असम की सीमा बांग्लादेश के साथ भी स्पर्श करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो धुबरी से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर असम की सीमा बांग्लादेश से भी स्पर्श करती है। और जो असम का सिलचर रीजन जो है, यह सिलचर रीजन यहाँ पर भी असम बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करती है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ भी स्पर्श करती है सिलचर रीजन में। तो ये असम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो कि उत्तर पूर्व के सबसे उत्तर में स्थित और उत्तर पूर्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश यानी इसका नामकरण अरुणाचल क्यों पड़ा है? क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है, सनराइज जो होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, ये कॉन्सेप्ट है, जब हम विश्व भूगोल देखेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। कॉन्सेप्ट यह है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, तो सूर्योदय किधर से होगा? ऑब्वियसली पूर्व दिशा से होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो असम है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से सूर्य का उदय सबसे पहले होता है। भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए इसे अरुणाचल प्रदेश कहा गया। ठीक है, तो ये तो नामकरण हो गया। अब देखते हैं इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर, 83,743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, जनसंख्या बहुत ही कम है, 13,83,727 एज पर 2011 सेंसस, 13,83,727, बहुत ही कम जनसंख्या। अगर हम इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें तो भारत के 28 राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में, लद्दाख का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, और राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन जो हुआ है वो 20 जनवरी 1972 को हुआ है। जनवरी 20, 1972 को यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश जो है नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था असम। फिर अरुणाचल प्रदेश, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित जो किया गया वो 20 जनवरी 1972 को किया गया। इसका नामकरण अरुणाचल प्रदेश दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य के रूप में इसका गठन जो हुआ है वो 20 फरवरी 1987 को, फरवरी 20, 1987, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में गठन किया गया अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली कुछ मुख्य भाषाएं इंग्लिश, उसके अलावा इंग्लिश, मिजी, ठीक है, और मोनपा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। इंग्लिश, मोनपा और मिजी, इन भाषाओं का प्रयोग अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य तथ्यों में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण केंद्र है किबिथु। यह भारत का सबसे पूर्वी सीमा है। भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथु। अगर प्रश्न पूछा जाता है विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो है किबिथु। ठीक है, ऐसे भारत का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो किबिथु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। ठीक है, इसका देशांतरी विस्तार जो है, अक्षांश देशांतर हम देखेंगे बाद में, इसका देशांतरी विस्तार जो है वो 97°25 है। 97°25, ठीक है, 97°25 पर स्थित है किबिथु। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है,
ठीक है। गोरमोत्ता, गोरमोत्ता जो गुजरात में स्थित है, सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोत्ता। इसका 68 अंश 7 मिनट पूर्वी दशांतर इसका मान है, ठीक है। 68 अंश 7 मिनट पूर्वी दशांतर, ये अक्षांश देशांतर रेखा हम विश्व भूगोल के अंतर्गत बाद में देखेंगे, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हम देख चुके हैं, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोत्ता, ठीक है। याद रखेंगे इन तथ्यों को, जब हम इंडिया साइज एंड लोकेशन देखेंगे तो फिर ये रिपीट होगा, ठीक है। किबिथु। अन्य तथ्यों में ईटानगर, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और साथ ही साथ एक और शहर है पासीघाट, जो वहाँ का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। पासीघाट बड़ा शहर है, पासीघाट अब व्यापारिक केंद्र है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक हॉट स्प्रिंग भी है यहाँ पर, ठीक है। हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग जो होता है एक नेचुरल गीजर होता है, ठीक है। नेचुरल गीजर यानी गर्म जल का जो स्रोत होता है, सोता होता है, चश्मा जिसे भी कहा जाता है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल का चश्मा, ठीक है। हॉट स्प्रिंग यानी जमीन के अंदर से अपने आप गर्म पानी निकलती है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल रीजन है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो और विस्तार से देखेंगे इसके बारे में। जमीन के अंदर से अपने आप गर्म पानी निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो ऐसा एक हॉट स्प्रिंग असम में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है, ठीक है। अन्य तथ्यों में यहाँ पर एक पास है दर्रा, बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बॉर्डर में बोमडिला दर्रा, इस दर्रे के माध्यम से भूटान जाने का रास्ता है। भूटान जाने का रास्ता बोमडिला दर्रा, बोमडिला पास से, ठीक। कुछ पहाड़ियाँ हैं जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अरुणाचल प्रदेश में, और हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं ये पहाड़ियाँ, ठीक है। जैसे मेरी पहाड़ी, डफला पहाड़ी, अभोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ठीक है। पटकोई बूम, ठीक है। डफला, मेरी, अभोर, मिसमी, पटकोई बूम, ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसियों के बारे में देखते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान स्थित है, उत्तर में चीन स्थित है, पूर्व में म्यांमार स्थित है, म्यांमार। यहाँ पर पूर्वी भाग में दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? नागालैंड स्थित है, और असम के दक्षिण, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी। तो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं नागालैंड। अगला राज्य पूर्वोत्तर भारत का नागालैंड, ठीक है। यहाँ पर जो नागा जनजाति हैं, इनकी संख्या बहुत ही अधिक होने के कारण इस प्रदेश का नाम नागालैंड पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर नागा जनजातियाँ बहुत अधिक संख्या में है, नागा जनजातियाँ, ठीक है। तो नागालैंड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नागालैंड का कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य, ठीक है। 4th स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। चौथा सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या 19,78,502, 2011 की जनगणना के अनुसार 19,78,502। स्थापना नागालैंड का कब किया गया है? 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को राज्य के रूप में इसकी स्थापना नागालैंड का 1 दिसंबर 1963। कौन सी भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती है? मुख्य भाषा इंग्लिश है और हिंदी है, ठीक है। इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नागालैंड के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में, खास करके प्रतिवर्ष दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह को, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, इसके लिए नागालैंड फेमस है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव दिसंबर महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है, ठीक है। अन्य तथ्यों में देखेंगे, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। नागालैंड का एक बड़ा और व्यापारिक केंद्र, बड़ा नगर एवं व्यापारिक केंद्र है दीमापुर। दीमापुर बड़ा नगर है, व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है नागा पहाड़ी, जो कि हिमालय पर्वत का ही इस तरह से पूर्वोत्तर भाग में दक्षिण की तरफ विस्तार है। हिमालय पर्वत का ही पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण की तरफ विस्तार है, उसका उसी का एक भाग है नागा पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर एक चोटी है, ठीक है, सारामती चोटी।
सारामती चोटी, इसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। ये परीक्षाओं में पूछा गया है, परीक्षाओं में इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नागा पहाड़ी पर स्थित सारामती, यह नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। ठीक है, कितना इसकी ऊंचाई है? 3826 मीटर, 3826 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर बरेल पहाड़ी भी है। बरेल पहाड़ी जो कि नागालैंड और असम के बॉर्डर में स्थित है, बरेल पहाड़ी। ठीक है, बरेल पहाड़ी। तो ये नागालैंड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नागालैंड में जो खेतीबाड़ी इत्यादि होता है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आधुनिक कृषि का उतना ज़्यादा विकास नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आज भी, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है, जो जंगलों को जला करके जो खेती की जाती है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसे झूमिंग कहा जाता है या झूम कहा जाता है, झूमिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, एक प्रकार का ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि, यानी जंगलों को साफ करके, ठीक है, उसको जला दिया जाता है, जलाने के बाद उसके राख को बिखेर दिया जाता है और वहाँ पर इस तरह से बीज बो दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि की जाती है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है या झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। आज भी वही जो आदिम तकनीक है कृषि का, उसका उपयोग भी यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। और कुछ कुछ स्थानों पर बागानी कृषि, जो कि आधुनिक खेती है, बागानी कृषि, ये भी किया जाता है। पाइनएप्पल इत्यादि का उत्पादन यहाँ पर अच्छा खासा होता है नागालैंड में। ठीक है, पाइनएप्पल का, अनानास का उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे, नागालैंड के जो पड़ोसी हैं, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण की तरफ मणिपुर। नागालैंड के पड़ोसी उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर और पूर्वी भाग में म्यांमार। ठीक है, इसके पड़ोसी हैं। तो ये हो गया नागालैंड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे देखते हैं मणिपुर। ठीक है, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य। मणिपुर का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर। ये भी एक छोटा सा राज्य है क्षेत्रफल में, 22,327 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 27,21,756, 27,21,756 एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, मणिपुर को एक राज्य के रूप में इसका गठन जो किया गया है 21 जनवरी 1972 को, 20 जनवरी 1972, जनवरी 1972। ठीक है, 20 जनवरी 1972 को एक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर की जो मुख्य भाषा है मणिपुरी भाषा है। मणिपुरी भाषा मणिपुर की मुख्य भाषा। ठीक है, अन्य तथ्यों में मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, यहाँ बहने वाली मुख्य नदी बराक नदी, बहने वाली मुख्य नदी जो कि मणिपुर के पूर्वी भाग में बराक नदी बहती है, मुख्य नदी है। इसके अलावा मणिपुर में लोकटक झील है, यह एक महत्वपूर्ण झील है, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील के बीचों बीच, झील के अंदर में एक नेशनल पार्क है। ठीक है, कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी बहता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ। यह लोकटक झील में स्थित है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ईस्ट मणिपुर हिल एक पहाड़ी है, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी ईस्ट मणिपुर हिल। ठीक है, जो कि मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ईस्ट मणिपुर हिल। ठीक है, अन्य तथ्यों में देखते हैं मणिपुर में कृषि का विकास आजकल तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि मणिपुर में पहाड़ियों के बीच बीच में घाटियां हैं और उन घाटियों में चावल का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, तो राइस बाउल एरिया भी उसे उन क्षेत्रों में कहा जाता है राइस बाउल एरिया। ठीक है, चावल की जो टोकरी, चावल की या धान की टोकरी, ठीक है, राइस बाउल एरिया के नाम से भी जाना जाता है उन क्षेत्रों को। पहाड़ियों के बीच में जो घाटी, उन घाटियों में जो समतल मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के कारण प्रति हेक्टेयर ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन होता है मणिपुर के क्षेत्र में। चावल के अलावा यहाँ पर गन्ना की खेती भी की जाती है और साथ साथ फलों का उत्पादन, बागानी कृषि के रूप में फलों का उत्पादन भी होता है। यहाँ पर पाइनएप्पल मुख्य खेती है, उसके अलावा आलू इत्यादि की भी खेती की जाती है मणिपुर में। ठीक है, तो ये मणिपुर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। पड़ोसियों में देखते हैं, उत्तर में नागालैंड स्थित है, पूर्व में असम स्थित है, दक्षिण में
मिजोरम स्थित है और मणिपुर के दक्षिण पूर्व और पूर्व में म्यांमार स्थित है। दक्षिण पूर्व और पूर्व में म्यांमार स्थित है। तो ये मणिपुर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे देखते हैं मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो कि पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण में। ठीक है, मिजोरम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, मिजोरम की कुल क्षेत्रफल जो है 21,087 वर्ग किलोमीटर, 21,087 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी एक छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। जनसंख्या एकदम ज़्यादा नहीं है, 10,97,206 वर्ग किलोमीटर, 10,97,206 एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन है यहाँ का। मिजोरम का स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में 1972 में हुआ था। 1972 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम का स्थापना। ठीक है, पूर्ण राज्य के रूप में इसका गठन जो किया गया है वो 20 फरवरी 1987 को, फरवरी 20, 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में मिजोरम का गठन किया गया। ठीक है, मिजोरम में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं जो हैं मिजो इंग्लिश एंड हिंदी, मिजो इंग्लिश एंड हिंदी। मिजो यहाँ पर रहने वाले जनजातियाँ हैं। ठीक है, और इन जनजातियों के नाम पर इस राज्य का नामकरण पड़ा है। ठीक है, मिजोरम। मिजोरम में मिजो पहाड़ी भी है। मिजो पहाड़ी में एक पीक है, एक चोटी जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। एक चोटी है मिजो पहाड़ी में, एक चोटी है, एक पीक है ब्लू माउंटेन। इसकी कुल ऊंचाई 2164 मीटर है। 2164 मीटर यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। अब परीक्षाओं में इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। राजधानी, ठीक है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, यह मिजोरम की राजधानी और महत्वपूर्ण नगर, व्यापारिक केंद्र भी है मिजोरम का आइजोल। मिजोरम की पड़ोस अगर देखते हैं, पड़ोसी, तो उत्तर में नागालैंड स्थित है, मणिपुर स्थित है। मिजोरम के उत्तर में मणिपुर स्थित है। ठीक है, मिजोरम के उत्तर पश्चिम में असम स्थित है। मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा स्थित है। और बाकी जो मिजोरम का पूर्वी भाग है यह म्यांमार स्थित है। यहाँ पर मिजोरम का पूर्वी भाग में म्यांमार स्थित है। और मिजोरम का ये जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, मिजोरम का दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र यह बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ भी सीमा स्पर्श करती है मिजोरम का। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है। तो ये मिजोरम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर औद्योगिक विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। कृषि भी यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, स्थानांतरित कृषि, जंगलों को साफ करके ये भी की जाती है। साथ ही साथ आजकल प्लांटेशन एग्रीकल्चर या बागानी खेती भी आजकल किया जा रहा है। खास करके आलू इत्यादि का उत्पादन मिजोरम में ज़्यादा हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, और अन्य कई प्रकार के सब्जियों का उत्पादन भी किया जा रहा है। तो ये मिजोरम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा यह पूर्वोत्तर भारत का एक दक्षिणी राज्य त्रिपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य। ठीक है, गोवा सबसे छोटा, फिर सिक्किम, और सिक्किम के बाद फिर त्रिपुरा। तो तीसरा सबसे छोटा, थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा का कुल क्षेत्रफल 10,492 वर्ग किलोमीटर, 10,492 स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। पॉपुलेशन 36,73,917। ठीक है, 36,73,917। जनसंख्या घनत्व तो थोड़ा अधिक है क्योंकि समतल मैदानी क्षेत्र है। कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ भी है, लेकिन अधिकांश भाग समतल मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में त्रिपुरा का गठन जो किया गया है, त्रिपुरा का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1956 को किया गया, और एक पूर्ण राज्य के रूप में 1972 को किया गया। पूर्ण राज्य के रूप में 1972 को। बंगाली और कोक बोरोक और इंग्लिश यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। ठीक है, बंगाली, कोक बोरोक एवं इंग्लिश, इन भाषाओं का प्रयोग त्रिपुरा में किया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा एक समतल मैदानी क्षेत्र होने के कारण और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि का विकास भी अच्छा खासा हुआ है। चावल, जूट का उत्पादन और गन्ना का उत्पादन यहाँ मुख्य रूप से किया जाता है। चावल का, जूट का, गन्ना का उत्पादन यहाँ की मुख्य रूप से यहाँ पर किया जाता है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, औद्योगिक विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जूट पर आधारित उद्योगों का कुछ विकास हुआ है। ठीक है, जूट पर आधारित उद्योगों का विकास त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा के पड़ोसी अगर देखते हैं तो त्रिपुरा के उत्तर में असम स्थित है। त्रिपुरा के उत्तर में असम, त्रिपुरा के पूर्व में मिजोरम, अब बाकी त्रिपुरा के शेष जो क्षेत्र है यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उत्तर में असम, पूर्व में मिजोरम, अब बाकी शेष तीनों क्षेत्रों से
त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अब लास्ट में देखते हैं मेघालय। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य और सिक्किम, ये जो हम देखें, इनमें से सबसे आखिरी में हम देख रहे हैं अभी मेघालय। मेघालय, मेघ यानी बादल, यानी यहाँ पर बादलों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है, बादल बहुत बनता है, इसलिए इस क्षेत्र को मेघालय कहा गया है। चेरापूंजी मौसिनराम के बारे में सुने भी होंगे, यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और बादल भी अधिक बनता है। ठीक है, जब हम क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे भारत के भूगोल में तब और विस्तार से आएगा, क्योंकि वहाँ पर बादल क्यों अधिक बनता है ये सब और विस्तार से देखेंगे। अभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। मेघालय यानी बादलों का क्षेत्र, इसी नाम से इसका नाम मेघालय पड़ा। ठीक है, यहाँ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। मेघालय जिसका क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर, 22,429 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या एच पर 2011 सेंसस 29,66,889, 29,66,889 व्यक्ति प्रति जनसंख्या प्रति 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी भाषाओं को प्रयोग किया जाता है? बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। खासी, गारो, इंग्लिश एवं पनार। ठीक है, इन भाषाओं का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। खासी, गारो, इंग्लिश एवं पनार भाषाओं का प्रयोग मुख्य रूप से मेघालय में किया जाता है। ठीक है, एक राज्य के रूप में मेघालय का गठन कब किया गया है? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, जनवरी 21, 1972 को एक राज्य के रूप में इसका फाउंडेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये मेघालय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं मेघालय की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। गारो, खासी एवं जयंतिया। गारो, खासी एवं जयंतिया, क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया, ये 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। और इस तरह से ये पहाड़ियाँ एक प्रकार से ट्रायंगल का निर्माण करती हैं। ठीक है, और उसके दक्षिण में यहाँ पर मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित है। तो इधर बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश होते हुए जो भी मानसूनी हवाएं आती हैं तो इन पहाड़ियों से टकराती है और ऊपर उठ करके बादल का निर्माण करती है। ठीक है, काले वर्षी बादल का निर्माण करती है, काले घने वर्षी बादल का निर्माण करती है, और इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। मौसिनराम दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम में होती है। इसके अलावा चेरापूंजी में भी बहुत ही अधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी नंबर 1 था, लेकिन आजकल मौसिनराम नंबर 1 हो गया है। तो ये मेघालय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। शिलांग मेघालय की राजधानी एवं बड़ा नगर है। शिलांग मेघालय की राजधानी। मेघालय का पड़ोसी यदि देखते हैं तो मेघालय के पश्चिम में बांग्लादेश है, दक्षिण में बांग्लादेश है। मेघालय के पश्चिम एवं दक्षिण में बांग्लादेश, उत्तर में असम स्थित है। उत्तर में असम एवं पूर्व में भी असम स्थित है। ठीक है, पूर्व में असम, उत्तर में असम। तो ये हो गया मेघालय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर भी कृषि का उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। कुछ महत्वपूर्ण फलों का उत्पादन एवं बागानी खेती इत्यादि किया जाता है मेघालय में। तो ये हो गया मेघालय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो अभी हमने देखा पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों और उसके अलावा सिक्किम के बारे में। तो 7 सिस्टर्स प्लस 1 के बारे में आज के वीडियो में हमने संक्षेप में अध्ययन किया। अब अगले क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, इन राज्यों के विषय में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।